कक्षा द्वादश के मेरे प्यारे बच्चों, अब तक हम लोगों ने गद्य और काव्य खंड को पढ़ा। आज से हम लोग संस्कृत व्याकरण की तरफ चलेंगे, क्योंकि संस्कृत व्याकरण या कोई भी व्याकरण हो, किसी साहित्य का व्याकरण हो, व्याकरण के अभाव में हम शुद्धता, परिपूर्णता के साथ उस साहित्य को नहीं जान पाएंगे। इसलिए आज हम लोग संस्कृत व्याकरण की तरफ देखेंगे। इससे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ अपने कक्षा एकादश के बच्चों को कि देखो, व्याकरण कक्षा एकादश का हो या द्वादश के लिए हो, दोनों के लिए एक ही है। उसमें सिलेबस में थोड़ा सा दोनों के लिए अलग अलग कर दिया गया है। जैसे आज हम समास तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं, तो समास के विषय में मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि कक्षा द्वादश में इस समास में 6 भागों में से समास की जो 6 भेद हैं, इनमें से 3 यानी द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास, ये 3 कक्षा द्वादश में है। और तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि ये कक्षा एकादश के लिए निर्धारित है। यानी यह 6 समास में 3 समास हमें कक्षा एकादश में पढ़ने हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, तथा द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास हमें कक्षा द्वादश में पढ़ना है। लेकिन पूर्णता के लिए कक्षा एकादश हो या कक्षा द्वादश हो, हमें समास के बारे में जानने के लिए समास के सभी अंगों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम समास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे पहले हम लोग समास के बारे में जानें। समास किसे कहते हैं? विद्वानों का मत है कि समास की उत्पत्ति अस धातु से हुई है और इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सम उपसर्ग के द्वारा अस धातु में जब इसका प्रयोग करते हैं तो इससे जो शब्द निकलता है उसी को हम समास कहते हैं। साधारणतया समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्त करना, संक्षेप करना, थोड़े में रखना, यह इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और समास को जब हम देखते हैं भाव के साथ, उसके अंगों के रूप में, तो 2 भाग उसके बन करके आते हैं। जब हम समास को संक्षिप्तीकरण में लाते हैं तब उसको हम समासिक पद कहते हैं या संक्षिप्त पद कहते हैं, और जब पुनः उसको अलग करते हैं तो उसे ही हम समास विग्रह कहते हैं। तो सामान्यतः समास किसे कहते हैं? इस भाव को हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पद अपनी विभक्ति और वचन को छोड़कर एक साथ मिलते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। उस पद को सामासिक पद कहते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है, फिर जब हम उन्हें अलग अलग करते हैं, वह पुनः अपने मूल रूप में अपने वचन और विभक्ति के साथ आते हैं, तो उसे ही हम समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो, राम का पुत्र, का इसमें लगा हुआ है कारक चिन्ह। अलग अलग करेंगे संस्कृत में तो रामस्य पुत्रः, लेकिन एक साथ उसको रखेंगे समासिक पद के रूप में, राम पुत्र उसको कहेंगे। तो राम पुत्र समासिक पद हो गया, यानी समस्त पद हो गया। राम का पुत्र वो समास का विग्रह हो गया, अलग अलग हो गया। अब देखें समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास, 5वां अव्ययी भाव समास तथा 6वां बहुब्रीहि समास। ये समास के 6 भेद होते हैं। इन्हीं में से 3 भेद यानी तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास
हम कक्षा एकादश के बच्चों को बताएंगे तथा द्वंद्व समास, द्विग समास और अव्ययी भाव समास कक्षा द्वादश के लिए। लेकिन कक्षा एकादश और कक्षा द्वादश दोनों के छात्रों के हित में यही है कि हम इन 6 भेदों के बारे में जानें, इन 6 की परिभाषा जानें, 6 के उदाहरणों को पढ़ें और 6 के बारे में जब पढ़ेंगे तो उनको समझने में हमें आसानी होगी। वैसे हिंदी साहित्य में इस समास को समझाने के लिए एक छंद आता है और प्रायः हम शिक्षकगण उस छंद के द्वारा उन बच्चों को समझाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव भी ऐसा है कि तुम हिंदी को सरलता से समझते हो, मानते हो कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसमें जो कुछ भी कहा जाएगा उसे समझने में आसानी होगी। तो आओ पहले मैं तुम्हें इसे हिंदी में समझाता हूँ, फिर संस्कृत में इसके स्वरूप को समझाऊंगा। तो हिंदी में एक छंद है, इस छंद के द्वारा इसे समझने का प्रयास करो। द्वंद्व में और छिपे द्विगु में पहिला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष नाम कहावत है। जहाँ में विशेषण हो पहिला पद कर्म धारे बतावत है। अव्ययी में पहिला पद अव्यय, बहुब्रीह में अन्य प्रधानत है। हिंदी में इसको देखो, कह रहा है कि द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व समास के बीच में और चिन्ह छिपा रहता है, जिसे संस्कृत में हम च के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं, संस्कृत में जब इसकी परिभाषा देते हैं तो चार्थ है द्वंद्व, च अर्थ जिसके बीच में छिपा हो, यानी और चिन्ह जिसके बीच में छिपा हो, द्वंद्व समास। द्विग में पहला गणना पद आवत है। द्विग समास की विशेषता क्या है? पहला गणना पद, पहला गिनती का पद आता है। संख्या पूर्वे द्विगु, यानी पहला पद गिनती का होगा, तो उसे हम द्विग समास कहते हैं। त्रिनेत्र पंचवटी, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष नाम बतावत है। जिसके बीच में कारक का चिन्ह छिपा हो वह तत्पुरुष समास होता है। जैसे अभी मैंने बताया राम पुत्र माने राम का पुत्र, का चिन्ह खष्टी विभक्ति का है, खष्टी तत्पुरुष है वो। इसी तरह जा में विशेषण हो पहला पद कर्मधारय बतावत है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद विशेषण हो। विशेषणम विशेषण बहुलम इति कर्मधारय, यानी जिसका पहला पद विशेषण हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। श्वेत वस्त्रम, सफेद वस्त्र, वस्त्र की विशेषता क्या है? सफेद है। ये कौन सा समास हुआ? ये कर्मधारय समास हुआ। अव्यय में पहला पद अव्यय, अव्यय भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय किसे कहते हैं? जो कभी क्षीण न हो, जिसका व्यय न हो, जो अपने मूल रूप में हमेशा वर्तमान रहे, विद्यमान रहे, वह अव्यय है। जैसे यथाशक्ति। और छठवां क्या है? बहुब्रीह में अन्य प्रधानत है। बहुब्रीह समास में कुछ कहा जाता है, अन्य की जब प्रधानता आ जाती है, अन्य का भाव स्पष्ट होता है, तो उसे हम बहुब्रीह समास कहते हैं। इस तरह से इस समास के 6 भेद हुए: द्वंद्व, द्विव, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्यय भाव और बहुब्रीह समास। आज इतना ही, फिर हम कल इस एक एक की व्याख्या करेंगे। तब तक आज हम लोग वाणी को विराम